नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th के पहला चैप्टर को शुरू करेंगे। पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या को हम शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मंडल है। मेरा ग्रेजुएट 2021 में कंप्लीट हुआ और इंटर 2017 में। इंटर कंप्लीट होने के बाद से ही मैं कोचिंग ही चलाता हूँ। मेरा कोचिंग अभी 2 जगहों पे चलता है। पहला कोचिंग जहाँ मेरा अभी घर है निखरा गांव, यहाँ पे ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है। और दूसरा कोचिंग हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरा गांव है, वहाँ पे आसमा यूनियन स्कूल के नाम से चलता है। दोनों जगहों पे नर्सरी से 12th तक की तैयारी कराया जाता है। 12th में आर्ट्स पेपर की तैयारी कराया जाता है। आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उनकी तैयारी कराया जाता है। और हमारे जो ये YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी है, इस पर भी क्लास 10th और 12th की तैयारी कराया जाएगा। और 12th में आर्ट्स पेपर की तैयारी कराया जाएगा और क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू भी पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पर। उर्दू तो हम पढ़ाते नहीं, हमारे जो कोचिंग के टीचर है उनके द्वारा उर्दू भी पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके और हम अच्छे से यूट्यूब पे भी पढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास है यानी वास्तविक संख्या को हम शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या 2 भागों में बटा हुआ है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में। तो परिमेय और अपरिमेय को समझने से पहले हम और भी कई संख्याएं होते हैं उनको जान लेते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या, आभास संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या। ये सभी चीज़ों को हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको हम नहीं जानते फिर इनको भी समझने में कुछ कठिनाई हो सकता है, क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं क्लास 10th के, उसमें ये सब संख्या के बारे में भी सवाल आते हैं। जैसे इस बार पूछा गया है कि इनमें से कौन आभास संख्या, या बोल देता है इनमें से कौन परिमेय संख्या, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। इसलिए सभी संख्या के बारे में हमको जानना चाहिए। लगभग ये संख्या लगभग ये वास्तविक संख्या से जितनी भी इसके अंदर में संख्या इनसे रिलेटेड लगभग 5 सवाल इस बार लगभग जो 2022 के एग्ज़ाम है उसमें 5 सवाल आए हैं। लेकिन लगभग हर वर्ष 2 से 3 नंबर इससे आते हैं। अगर आप हमारे इस क्लास को अगर देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटने वाले हैं। कम से कम 2-3 नंबर पक्का है, लेकिन इस बार 5 सवाल पूछे गए हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। और अगर आप हमारे क्लास को भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप कॉपी कलम के साथ बैठिए। हम जो भी चीज़ यहाँ बताएंगे आपको उसको नोट्स करते जाइए, ताकि अगर कभी भूल भी जाते हैं तो आप फिर कॉपी को देख के सीख सकते हैं। इसलिए आप कॉपी पे नोट्स करते जाइए। अगर इस प्रकार से सिर्फ वीडियो को देखेंगे तो फिर कुछ उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप कॉपी कलम लेके ही बैठिए, जो बताते हैं उसको नोट्स करते जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे। दूसरा मार्क कर देना। गिनती की संख्या को आप लोग नोट्स करते जाइए, जो हम लिखते हैं उसको नोट्स करते जाइए। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को, जैसे इसका क्या हो सकता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग गिनती किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो कहाँ से गिनती शुरू करते हैं, गिनती कहाँ शुरू करते हैं, 1 से करते हैं ना। 1 से किसी भी चीज़ को हम जब गिनते बोलेंगे यहाँ पे कितने अभी बच्चे हैं तो कैसे गिनेंगे, तो 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो गिनती में 1 से शुरू करते हैं। तो ये गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, ये गिनती की संख्या, यानी ये सब संख्या को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आदि बहुत सारा है। अगर बोला जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो आंसर ये क्या होगा, हाँ। अगर बोल देगा दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, तो 2 क्रमागत मतलब 2 लगातार प्राकृत संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है। अगर ये पूछ दिया जाए तो 2 में गया 1 या 3 में 2 गया 1, तो 2 प्राकृत संख्या के बीच में 1 का अंतर होता है ना, 1 का अंतर। ठीक, प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा अब हम पढ़ेंगे
पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे? तो गिनती की संख्या लिख दीजिए, प्राकृत ही लिख दीजिए। प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। देखिए, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को मिलाने पर पूर्ण संख्या बनता है। प्राकृत संख्या का जो ये समूह है उसमें अगर हम शून्य को शामिल करेंगे पूर्ण संख्या बनेगा। प्राकृत संख्या का समूह क्या है? प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? प्राकृत संख्या बोला गया प्राकृत संख्या के समूह में शून्य मिलाने पर, प्राकृत संख्या यहाँ 1 से शुरू होता है, इन्हीं के समूह में अगर हम 0 को मिला देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार डॉट डॉट, ये है प्राकृत संख्या। इसके समूह में अगर हम शून्य को मिला देंगे तो ये बन गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया? प्राकृत संख्या के समूह में हम क्या मिला है? शून्य। तो क्या बोले उसको? बोलेंगे पूर्ण संख्या। अगर बोलेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को मिलाने पर पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर बोलेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, क्या होगा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या होगा? देखिए, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 शुरू हुआ, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा संख्या है? 0। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक, तो पूर्ण संख्या समझ गए। अच्छा, प्राकृत संख्या के बारे में जान गए, लेकिन प्राकृत संख्या का योग भी निकालने के लिए सीख लेते हैं। अगर बोला जाएगा क्या? प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, बताइए क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्या का योग निकालने का सूत्र होता है, तो सूत्र इस प्रकार लिखते हैं, n × n+1/2 होता है, ये सूत्र होता है। अगर बोल दिया प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? प्रथम का मतलब होता है प्राकृत संख्या जहाँ से शुरू होता है। ठीक है, प्रथम का मतलब होता है यानी शुरू से 5 प्राकृत संख्या का योग। देखिए, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होता है ना, यहाँ शुरू हुआ प्राकृत संख्या, है ना। यहाँ बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो प्रथम, तो शुरू से 5 को प्राकृत संख्या मिलेंगे। शुरू कहाँ से? 1 से हुआ है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हुआ, तो प्रथम 5, तो 1 से 5 तक प्रथम 5 प्राकृत संख्या हुआ। तो इसका योग क्या होगा? अगर हम इस प्रकार जोड़े तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस प्रकार भी इसका योग निकाल सकते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। ठीक, तो जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस प्रकार ये सूत्र पे भी हम बैठा के निकाल सकते हैं। तो हम सूत्र में निकालेंगे, कभी कभी बड़ा पूछ देता है, पहले इनको हल करके देखते हैं। n का मतलब होता है संख्या। n का मतलब क्या होता है? अगर कभी भी अगर बोल दिया प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग या प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग अगर पूछ दिया जाए तो इस सूत्र पे बैठा के हल कर सकते हैं, n × n+1/2। अगर इस प्रकार हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो ये n × n+1/2 है। n का मतलब होता है संख्या। n का मतलब क्या होता है? n मतलब हुआ संख्या। n यानी कितना है? 5 है। कितना है? तो n की जगह हम 5 बैठाएंगे, फिर इंटू है 5 + 1 अब बटे क्या होगा? 2। तो बताइए यहाँ क्या होगा? 5, ई ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 5 1 6 अब बटे क्या होगा? 2। ठीक है, 2 2 1 2 2 3 6 कटाने जानते हैं इसको? 2 1 2 3 6 कट गया, 2 से भाग दिए, उसमें 5 3 15 कितना हो गया? देखिए, इधर से भी 15 आया था, तो योग निकालने समझ गया आप। अगर इसी में बोल दिया जाए, अगर तो कम था तो डायरेक्ट हम जोड़ के भी निकाल लेते हैं, बड़ा में दिक्कत होता है। अगर बोल दिया जाए कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या का योग, प्रथम 15 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो इनको हम कैसे निकालेंगे? 1 से 15 तक को जोड़ना बहुत कठिन है, जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम यही करेंगे, n × n+1/2 करेंगे। n का मतलब हम बताए थे संख्या। n का मतलब क्या होता है? तो कैसे संख्या है? 15 संख्या है, 15 बैठा दिए n की जगह, फिर n+1, तो 15 + 1 करेंगे, अब बटे क्या होगा? 2 होगा। ठीक है ना। तो 15 यहाँ क्या होगा? 15 1 16, 15 1 तो गुना 16 करेंगे बटे 2, 2 1 2 2 8 16, 15 8 120। तो 20 ऐसे भी अगर 1 से 15 तक आप जोड़ते हैं तो 120 ही होगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का योग कभी भी निकालने बोले इस प्रकार के सूत्र में निकाल सकते हैं। ये कब काम करेगा? प्रथम बोलेगा तब इस प्रकार के सूत्र में करेंगे। ठीक है, निकालेंगे। ठीक है, आप समझ गए। इसको आप पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में, तो इससे पहले इसको मिटाते हैं। नीचे आ रहा है क्या? ये दिख रहा है? ये सब नहीं दिखाई देता है? उतारी तुम लोग? उतारो, ऊपर का मिटाते हैं।
पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के समूह, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल आ रहा, उधर आ रहा अंत तक शामिल नहीं आया, शामिल वहाँ दिख रहा है। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। तो परिभाषा आया समझ में आप लोगों को? क्या लिखा? पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनता, पूर्ण नहीं, पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, तो क्या बोला गया? पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? 0 1 2 3 4, ये क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? इनके समूह में, इसके समूह में हम किसको शामिल करेंगे? प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3, इसी में माइनस लगा के अगर जोड़ दिया जाए इस प्रकार से, इसके अगर पीछे आते हैं, इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? ठीक, पूर्णांक संख्या यानी 2 प्रकार का होता है पूर्णांक संख्या। ये देखिए, पूर्णांक संख्या एक धनात्मक भी है, एक ऋणात्मक भी है। ठीक है, माइनस वाला को संख्या को ऋणात्मक बोलते हैं, प्लस वाला को धनात्मक। यानी प्राकृत संख्या 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृत संख्या 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक होते हैं धनात्मक। क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या धनात्मक अरे यार धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं। पूर्ण संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होते हैं, यानी पूर्ण संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ये इतना याद रखना है आपको जब तक मिटाते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? पहले हम पढ़ाए थे प्राकृत संख्या भी, है ना? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6, इस पर डॉट। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 शुरू होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या के समूह में हम क्या मिलाते हैं? शून्य को मिलाते हैं, ये पढ़ा चुके थे। ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यही पूर्ण संख्या के समूह में हम ऋणात्मक मान को शामिल करते हैं तो पूर्णांक संख्या बनता है। तो पूर्ण संख्या के समूह ये हुआ। ठीक, इनके समूह में हम क्या शामिल करें? ऋणात्मक मान को, तो ये बन जाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसका डॉट डॉट ये आते रहेगा इधर जितना लिख सके हम। ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर पूछा जाए आपको, बताना इधर हम पूछेंगे तो बताइएगा। अगर बोला जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये इस प्रकार के सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, शायद इस बार भी पूछा गया है इनमें से इसी प्रकार के एक सवाल। बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? समझ में आ रहा है सवाल? क्या सभी, जितना भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होता है? जितना भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होता है? होता है क्या है? इसीलिए इसको हम पहले एक बार लिख दिए, याद नहीं ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देखिए बोला सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, होता है। जितना भी प्राकृत संख्या सारा पूर्ण संख्या होती है। जितना भी प्राकृत संख्या सब तो इसमें है ना, पूर्ण संख्या में है ना। तो आंसर क्या होगा? हाँ होगा ना। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो जितना भी प्राकृत संख्या सारा इसमें है क्या ना? तो सब बोला क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ होती है। ठीक है, इसका आंसर में होगा हाँ। क्या होगा? अगर दूसरा सवाल पूछा जाए, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण
संख्या प्राकृत संख्या होती है? बता इसका आंसर क्या होना चाहिए? उसी प्रकार यहाँ देख के बोलेंगे, बोला गया क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? सभी की बात कर रहा है, जितना भी ये पूर्ण संख्या है सारा प्राकृत संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या में जीरो भी है, इतना सा तो मिल जाता है वहाँ, लेकिन सवाल में सभी बोला गया। क्या बोला गया? सभी पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्या ना, सभी में जीरो भी आ गया, तो ये प्राकृत संख्या है? जीरो प्राकृत संख्या है? नहीं है। इसका आंसर इसलिए नहीं क्या होगा? नहीं। यानी सारा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। ठीक है, इतना सा है, ये नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ठीक है। अगर तीसरा सवाल पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक नीचे दिखाई दे रहा है? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? प्राकृत संख्या बताइए, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? यहाँ से देख के बोलिए अगर याद नहीं है तो। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? जितना भी पूर्णांक संख्या है सभी प्राकृत संख्या होती है? नहीं होता। देखिए इसमें माइनस वाला भी संख्या है, प्राकृत संख्या माइनस वाला संख्या आता है? नहीं आता। इसलिए सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, इसलिए आंसर होगा नहीं। आंसर नहीं। ठीक है। और इसमें बहुत प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, इससे हम पूछ दें क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? होगा ना। तब जितना भी पूर्ण संख्या सारा पूर्णांक संख्या में है क्या? नहीं है, इसलिए इसका आंसर हाँ होगा। अगर इसे हम पूछते क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है? ये भी होगा। क्यों होगा? क्या सभी जितना भी प्राकृत संख्या सभी पूर्णांक संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? होगा, हो जाएगा। जितना भी प्राकृत संख्या सारा पूर्णांक संख्या में है ना, है तो होता है। ठीक है। अगर बोला जाए क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो नहीं होगा, इसमें माइनस वाला भी है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। अच्छा, सब ये सब संख्या के बारे में जान गए। अगर हम बोला जाए धनात्मक ऋणात्मक संख्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम बोले क्या बताइए कि -6 बड़ा है या 5? -6 बड़ा या 5 बड़ा? 5 बड़ा है। यानी माइनस वाला संख्या हमेशा छोटा होता है। माइनस वाला संख्या हमेशा माइनस वाला यानी कर्ज वाला पहचान होता है। ठीक है। माइनस वाला संख्या हमेशा प्लस वाले संख्या से माइनस वाला संख्या हमेशा छोटा होता है, ये याद रखना है। ठीक है। अगर दो माइनस वाला संख्या दिया हुआ है, अगर -6 बोलेगा -10, बताइए ये दोनों में कौन बड़ा है? -6 बड़ा या -10 बड़ा? अगर दोनों अगर ऋणात्मक संख्या ही दिया हुआ है, मतलब दोनों माइनस वाला ही अगर संख्या है, तो इनमें जो हमको छोटा लग रहा है वो होगा बड़ा। जो छोटा लग रहा है मतलब अगर 6-10 में अगर देखा जाए, हमको लग रहा है क्या नहीं ये 6 क्या है? 6 हमको लग रहा है कि छोटा है, लेकिन ये बड़ा क्या है? बड़ा। यानी दो ऋणात्मक संख्या अगर दिया हुआ उनमें हमको जो छोटा लग रहा है वो क्या होगा? बड़ा। क्या होगा? ऐसा आखिर क्यों होता है? कारण क्या है? कारण ये है, ये माइनस वाला कर्ज का पहचान होता है। मान लो एक व्यक्ति के पास माइनस मतलब होता है कर्ज का पहचान। -6 मतलब एक व्यक्ति के पास 6 रुपये कर्ज है। कितना है? इसके पास 6 रुपया कर्ज है और इसके पास 10 रुपये कर्ज है। तो बताइए दोनों में ज़्यादा किसके पास पैसा है? यानी दोनों में कौन ज़्यादा अमीर है? एक व्यक्ति के पास 6 रुपये कर्ज है ना, 6 रुपये कर्ज है, दूसरे के पास 10 रुपये कर्ज है। तो दोनों में कौन बड़ा आदमी हुआ? कौन पैसा जिसका कम कर्जा वाला? मतलब अगर दोनों 10-10 रुपया कमाता दिए, 6 टका कर्जा वाला को देख के इसके पास 4 रुपया बच जाएगा। 6-4-10 हुआ ना। अगर ये 10 कमाएगा, 10 वो कर्जे वाला को दे देगा ना, इसका कुछ रुपया बचेगा और इसके पास 4 रुपया बच रहा है, तो उससे ज़्यादा रुपया इसके पास है ना, अमीर ही हुआ। यानी वही याद रखना, अगर दो माइनस वाला संख्या दिया हुआ उनमें जो हमको छोटा लग रहा है वो बड़ा होगा। ठीक है। अगर एक माइनस में एक प्लस में संख्या दिया हुआ है तो माइनस वाला संख्या हमेशा छोटा होगा, ये याद रखना है। और इसमें से अगर बोला जाए, अगर हम इस प्रकार के अगर सवाल बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे 10 में से -4 को घटाएंगे तो क्या होगा? बताइए। -10 में से -4 को घटाएंगे तो क्या होगा? इस प्रकार के घटाएंगे क्या होगा बोलो तो? कैसे घटाएंगे? ऐसे घटाना। 10 हुआ, 10 में से -4 घटाने वाला, घटाने वाला एक घटाक चिन्ह होगा और एक माइनस वहाँ पहले से है, माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, तो 10 4 14 क्या हो जाएगा? तो याद रखना 14 क्या होगा? हाँ, 6 नहीं बोलना है। ठीक है। अगर बोला जाए क्या -4 में से -5 को घटाइए तो क्या हो जाएगा? तो -4 घटाएंगे तो घटाक चिन्ह, एक -5 वहाँ पे है। ठीक है। इस प्रकार से -4 प्लस 5 घट जाएगी।
ठीक है, इसको भी याद रखना है माइनस वाला संख्या में। चलिए ऑफ करो थोड़ा, दूसरा पढ़ मिटाते हैं जब तक। अब पढ़ेंगे सम संख्या विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। सम संख्या ये तो जानते ही होंगे आप लोग, 2 क्लास से लगभग शुरू हो जाता है, सभी को जानते हैं। एक बार रिवीजन के लिए हम पढ़ाते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी जिस संख्या में 2 से पूरा भाग, इधर ध्यान दो, देखो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, ये तो पता ही है सबको। इन जो संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं, अगर पूरा कट गया तो क्या हो गया, सम। ठीक है, तो किस में संख्या 1 से शुरू है, 1 में भाग लगेगा 2 से, नहीं, ये सम नहीं है। अगर 2 में भाग दें, 2 1 तो कट जाएगा, और 3 कटेगा 2 से पूरा नहीं कटेगा, ये भी सम है। 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 सम है। 6 8 10 इस प्रकार से, यानी जो संख्या अगर 2 से भाग दिया जाए पूर्णार्थ विभाज्य है, पूरा विभाजित हो जाता है। शेष अगर नहीं बच रहा वो क्या होगा, सम। क्या होगा, ठीक। और पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम इसी का उल्टा होता है, विषम संख्या इसी का उल्टा। ठीक है, तो जिस यानी इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसमें पूरा लगता है भाग, उसमें पूरा भाग नहीं लगता है। यानी जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, 2 से इधर ध्यान दो, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो किस में 2 से भाग नहीं लगता है, कौन सा संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है? शुरुआत से 1 में लगता है 2 से भाग नहीं लगता है, 2 में लगेगा, लग रहा है। जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, यानी 2 से अगर भाग दें तो शेष बच जाता है, उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। तो 3 में अगर भाग देंगे शेष बचेगा, 5 में 7 में 9 में 11 में 13 में, ये सब विषम है। क्या है, अगर हम बोले क्या 17 सम है, विषम है। 17 सम है, विषम है। तो वही भाग देखिए चेक करना है, अगर 2 से पूरा कट गया तो सम, 2 से अगर पूरा कट गया तो सम, पूरा नहीं कटा तो विषम। तो 2 8 16, 17 में 16 गया 1 शेष बच गया है ना, तो ये विषम है। क्या है, अगर पूरा कट जाता तो सम हो जाता। ठीक, समझ गए, सम विषम। और देख लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या का योग निकालने सीखे थे, वैसे सम संख्या का योग निकालने सीखे। अगर बोला जाए कि प्रथम 5 सम संख्या का योग बताइए, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो क्या होगा, प्रथम 5 सम संख्या का योग। तो अगर जोड़ के निकाले, प्रथम बोला है शुरू से 5 को सम संख्या लेना, शुरू से 5 सम संख्या लेना है। तो शुरू से 5 सम संख्या, पहला सम संख्या क्या है, 1 सम है। 2 से अगर भाग देंगे तो 1 कटेगा, नहीं करता तो विषम हुआ ना। 1 के बाद 2 पूरा करता है, ये 2 सम है। प्रथम बोला इसलिए हम शुरू से ले रहे हैं 5 सम संख्या। ठीक है, तो 2 पहला सम संख्या, दूसरा इसके बाद क्या होगा 4, यानी एक सम संख्या जहाँ पता चला 2 जोड़ते चलेंगे और आगे वाला सम संख्या निकलते जाएगा। 4 2 6 होगा, 6 2 8 8 2 10, 5 तो हुआ, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 हो गया। ठीक है, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, इस प्रकार जोड़ के निकाल सकते हैं। जोड़ के ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम सूत्र पे ही बनाएंगे। तो बोला है प्रथम 5 सम संख्या का योग, तो इसका सूत्र होता है n × n + 1, n × n प्लस। तो n के बारे में तो हम पहले भी समझाए थे, n का मतलब होता है संख्या, n का मतलब, तो कैसे संख्या 5, तो n के जगह हम क्या बैठाएंगे, 5 बैठाएंगे। n + 1 मतलब 5 + 1, तो 5 × 5 1 6, 6 5 30। देखिए इधर से भी आ गया 30, उधर से भी। ठीक, तो इस प्रकार से हम आसानी से सम संख्या, कितनों भी सम संख्या का योग अगर पूछे आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसे बोल देंगे हम क्या, प्रथम 15 सम संख्या का योग बताइए, प्रथम 15 सम संख्या का योग क्या होगा, तो उसी प्रकार हम सूत्र बैठाएंगे। क्या होगा बताइए इसका जवाब, प्रथम सम संख्या योग क्या हो सकता है, दूसरे n × n + 1 करेंगे ना। n का मतलब संख्या होता है, 15 संख्या है ना, n + 1 यानी 15 + 1 करेंगे, तो 15 प्लस नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब गुना। ठीक है, गुना देंगे, 15 1 16, तो 16 × 15 करके यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 6 90 का 0 हासिल 9, 15 का 15 और 9, 15 5 20 4 24 240, क्या हो जाएगा। ठीक है, 15 6 90 का 0 हासिल 9 बच गया, 15 का 15 और 9 24।
ठीक है 240। तो सब संख्या का योग समझ गए। अब हम समझेंगे विषम संख्या का योग भी देख ही लेते हैं। बताइए प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा। तो विषम संख्या का योग निकालना बिल्कुल आसान होता है, सीधा n स्क्वायर क्या करेंगे, मतलब संख्या का स्क्वायर, जितना विषम संख्या दिया हुआ इसका स्क्वायर करेंगे और योग निकल जाएगा। n स्क्वायर क्या होता है, n का मतलब संख्या होता है। क्या संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या है, n का मतलब संख्या, क्या संख्या बोला है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, क्या हो जाएगा 25। तो कभी भी अगर प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 10 या प्रथम 15, 25 विषम संख्या का योग ज्ञात करें तो उसका स्क्वायर करेंगे और बोलते हैं प्रथम 25 विषम संख्या का योग बताइए। तो ऐसे अगर 1, 3, 5, 7, 9 करके 25 संख्या लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ऐसे ही बनाएंगे। अगर जैसे बोले प्रथम 25 विषम संख्या का योग तो n स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 गुना 25 625 तुरंत बोल सकते हैं। ठीक, ये भी समझ गए। अब पढ़ेंगे हम, अब कौन सब संख्या बच गया, सम विषम भी हो गया और बचा क्या, जो बच गया भाज्य अभाज्य संख्या। ठीक, और उसके बाद परिमेय परिमेय के समझेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या तो याद है आप लोग में किसी को, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बता सकते हैं। हाँ ठीक, वही बोलेंगे। यानी ऐसी वैसी संख्या है जो केवल एक और स्विंग से ही विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्विंग से ही विभाजित होती है। और नहीं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो केवल एक और स्विंग से ही विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसा संख्या जिसमें अगर हम भाग दें तो केवल एक से और स्विंग से ही भाग लग सकता हूं, उनको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। तो बताइए कौन सब ऐसा सब संख्या है जिसमें केवल एक और स्विंग से ही विभाजित होता है, कौन सब संख्या है। और एक नहीं, एक देखो, एक अगर एक अभाज्य है क्या, एक अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, एक अभाज्य क्यों नहीं होगा, वहाँ बोला गया क्या, केवल एक और स्विंग से विभाजित हो। ये केवल एक से हो रहा है और स्विंग से भी हो रहा है ना। तो ये इस हिसाब से ये हो रहा है, लेकिन नहीं होगा। एक चीज़ और भी याद रखना है, एक चीज़ क्या याद रखना है, अभाज्य संख्या के केवल 2 अपवर्तक होते हैं, केवल 2 अपवर्तक होते हैं, केवल 2 अपवर्तक होते हैं। इसको भी याद रखना है। अपवर्तक का मतलब होता है उस संख्या में भाग लगना, उस संख्या में, अभाज्य संख्या में केवल 2 अपवर्तक होते हैं, केवल 2 मतलब 2 से ज़्यादा अपवर्तक नहीं होना चाहिए, और 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, केवल 2 अपवर्तक अगर जिस संख्या का भी है उसको हम बोलेंगे अभाज्य। क्या बोलेंगे, अगर हम बोला जाए कि अगर एक बताइए, अभी जैसे बोल रहे थे एक अभाज्य है नहीं, क्यों, इसका 2 अपवर्तक नहीं है, इसका क्या अपवर्तक है, एक में केवल एक से भाग लगता है और किसी से लग सकता है नहीं लगता, केवल एक से लग रहा, मतलब इसका एक ही को अपवर्तक हुआ, इसीलिए ये अभाज्य नहीं है। अगर हम जैसे बोले क्या 2 अभाज्य है, अगर 2 को हम देखा जाए तो देखो 2 एक से कट जाएगा पूरा और 2 से पूरा कट जाएगा, तो इसका 2 अपवर्तक हुआ। अपवर्तक का मतलब होता है उसमें भाग लगना, किस किस संख्या से भाग लग रहा है, तो 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, इसका 2 अपवर्तक हुआ है ना, तो ये अभाज्य है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और वहाँ ये भी परिभाषा था जो केवल एक और स्विंग से विभाजित हो, तो ये केवल किससे भाग लगता है, एक से भी लग रहा है और क्या लग रहा है, स्विंग से लग रहा है। स्विंग मतलब वही संख्या से लग रहा है, अभाज्य है। अगर हम बोलेंगे 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है। अगर 3 में भाग देते 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा, इसके अलावा किसी से लग सकता है नहीं लगता है। इसका तो केवल 2 अपवर्तक है, क्या है अभाज्य संख्या। क्या है, अगर हम बोलेंगे 4 इसके बाद 4 अभाज्य संख्या है क्या, 4 किससे लग सकता है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा। इसका 1, 2, 3 अपवर्तक, क्या अपवर्तक है, तो केवल जिसका 2 अपवर्तक हो, केवल
दो ही अपवर्तक, वही आवाज़ होता है। मतलब एक और एक, यही दोनों होना चाहिए, और तो कोई तीसरा अपवर्तक नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा हो गया तो वो आवाज़ नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये भी परिभाषा, एक और स्वयं से विभाजित है। देखिए, एक और स्वयं से विभाजित हो रहा है, ये और भी कई संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी दो से हो रहा है। जो केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित हो, ये तीन, देखिए केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित हो रहा है। एक हुआ और स्वयं का मतलब वही तीन से ही विभाजित हो रहा है ना, ये आवाज़ है। तो हम दो तरीका से देख सकते हैं, जो केवल एक से लग रहा है और स्वयं से लग रहा है वो आवाज़ होगा, ठीक है। या दूसरा उसका हम अपवर्तक निकाल के देखेंगे, ठीक है, अपवर्तक निकाल के देखेंगे। अगर उसका अगर दो से ज़्यादा अपवर्तक आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आवाज़ नहीं होगा। आवाज़ नहीं होगा तो क्या होगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसी प्रकार बोलेंगे पाँच आवाज़ है, पाँच आवाज़ है क्या, इसका अपवर्तक निकाल के आसान तरीका अपवर्तक निकाल के देख लेंगे, इसका एक और पाँच है ना, केवल दो अपवर्तक है, ये आवाज़ है। केवल दो अपवर्तक अगर हुआ आवाज़, अगर हम बोलेंगे बताइए छः आवाज़ है क्या, छः, देखिए एक से लग रहा है, दो से लग रहा है, तीन से लग रहा है, इसमें छः से लग रहा है, तो बताइए इसका दो ही अपवर्तक होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन दो अपवर्तक नहीं, ज़्यादा अपवर्तक है, इसका मतलब ये आवाज़ नहीं है, आवाज़। और वहाँ परिभाषा जो एक से और स्वयं से, एक से लगा और स्वयं से ही लगना चाहिए था, तब वो आवाज़ होता है। लेकिन यहाँ और भी संख्या से लग रहा है, इसलिए ये आवाज़ नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे आवाज़ संख्या के बारे में। तो इसका जैसे हम क्या लिखें, दो को लिखेंगे, तीन को लिखेंगे, पाँच लिखेंगे, सात भी हो जाएगा, नौ होगा क्या, नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस पर डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए आवाज़ संख्या के बारे में। अच्छा, जितना भी आभास संख्या सारा क्या है, विषम है, क्या है, एक आभास संख्या है जो सम भी है आवाज़ भी है, दो। पूछता है कई बार, पूछ दे वैसी संख्या बताओ जो सम भी है आवाज़ भी है, केवल दो है, क्या है, केवल दो ऐसा संख्या जो सम भी है आवाज़ भी बता। ये आवाज़ कैसे, एक और स्वयं से लग रहा है तो ये आवाज़ है, दो परतक है, और प्लस ये सम भी है क्योंकि ये दो से पूरा पूरा कट रहा है, सम भी है। इसके अलावा जितना भी संख्या है सारा क्या है, आवाज़ है और विषम है, क्या है, किसी में दो से पूरा पूरा भाग लगेगा, ये सारा विषम है और आवाज़ भी है। यानी जितना आवाज़ संख्या होता है सब विषम होता है, केवल एक आवाज़ संख्या दो है जो सम भी है और आवाज़ भी है। हाँ, सम भी है आवाज़ भी है। अगर हम पूछे कभी भी, अगर पूछ दे क्या वह कौन संख्या है जो सम भी आवाज़ भी है, तो दो है, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं हम भाज्य संख्या के बारे में। आवाज़ समझ गए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को देख लेते हैं। हाँ देखिए इधर, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी, एक से बड़ी वैसी संख्या जो, एक से बड़ी वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से, अन्य संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती है, विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। है एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आया, कुछ आया समझ में परिभाषा? परिभाषा में क्या बोला गया, एक से बड़ा संख्या होना चाहिए, एक से बड़ा वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो, मतलब एक और स्वयं के अलावा और भी बाकी संख्या से विभाजित हो, तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे अगर बोला जाए कि एक भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर बोला जाए दो भाज्य संख्या है, माँ क्या बोला गया, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, ये एक से लग रहा है और स्वयं से लग रहा है ना, माँ बोला गया एक और स्वयं के अतिरिक्त और संख्या से विभाजित होना चाहिए, एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्या से विभाजित हो, तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ये एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से भाग इसमें नहीं लग रहा, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम तीन की बात करें तो एक से और ये तीन से कट रहा है, एक और स्वयं के अलावा और बाकी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या भाज्य संख्या नहीं। अगर हम देखिए चार को, एक से लग रहा है, दो से लग रहा है, चार से लग रहा है, एक और स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त और संख्या से विभाजित हो रहा है, तो यह भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अगर इसके बाद हम पाँच को देखें, पाँच में एक और पाँच से ही लग रहा है भाग, ठीक है, एक और स्वयं से ही लग रहा है, लेकिन परिभाषा एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित हो, तब हम बोलेंगे भाज्य संख्या। यह भाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य है। यानी जो संख्या भाज्य नहीं है, जो संख्या भाज्य
नहीं है, वो अभाज्य होता है। जो भाज्य संख्या नहीं है वो अभाज्य होता है, ठीक है। अगर दूसरा परिभाषा ऐसे भी हम पहले इसको लिखते हैं, दूसरा संख्या इसको परिभाषा भी लिख सकते हैं, यानी प्राकृत संख्या के समूह से आभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी संख्या को प्राकृत संख्या के समूह से आभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या प्राकृत संख्या के समूह से, प्राकृत संख्या का जो समूह होता है, प्राकृत संख्या कहाँ 1 से शुरू हुआ था, 1 2 3 4 5 6, उसके समूह से अभाज्य को छोड़कर बाकी जितना संख्या है सारा क्या है, प्राकृत संख्या में जितना भी संख्या है, ठीक है, उस संख्या से अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी जो जितना भी संख्या है सारा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। या तो एक तरीका हम ये बताएं, उसका करके देखना है इस प्रकार से, ठीक है। बताए थे जैसे बोलेंगे कि 12 भाज्य संख्या है, ये 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 12 से लग रहा है, 6 से लग रहा है ना। तो ये भाज्य संख्या, एक और स्वयं के अलावा बहुत सारा और भी संख्या से कट रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब बच क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय। और दूसरा एक सवाल इस प्रकार भी आता है, देख लेते हैं। अगर बोला जाए 2 अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा, 2 अभाज्य संख्या का क्या होगा, आंसर बताओ। 2 अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। इस प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा भी गया है। 2 अभाज्य संख्या का मौसो, अभाज्य संख्या जानते हैं क्या है, जो केवल 2 अभाज्य संख्या को हम ले लेते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ पे था 2 3 5 7, कोई भी 2 अभाज्य संख्या को लेके उसका मौसो निकालना। जैसे 5 7 क्या है, 5 7 है ना, अभाज्य संख्या का मौसो निकालते हैं। जैसे 5 7 2 अभाज्य संख्या का मौसो बोला है, तो इसका निकाल के देखेंगे इससे क्या होगा। तो अभाज्य संख्या निकालने का 2 तरीका है, बहुत हाँ। तो मौसो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के दिखाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 5 का खंड अगर हम करते हैं तो 5 गुना 1 आएगा, 7 का क्या आएगा, 7 गुना 1, ठीक है। 1 1 मिल रहा है तो मौसो 1 क्या होगा, तो 2 अभाज्य संख्या का मौसो 1, ठीक है। कहीं का भी 2 अभाज्य संख्या का अगर ऐसे निकालेंगे 1 आएगा, याद रखना है, ठीक है। और निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। और बच गया क्या, परिमेय और अपरिमेय समझ गए, बचा। तो परिमेय और अपरिमेय के लिए मैं अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग अगर हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, परिमेय और अपरिमेय का अलग से वीडियो बनाया गया है और उसमें अच्छे से समझाया गया है परिमेय और अपरिमेय के बारे में, ठीक है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, परिमेय अपरिमेय। जो हमारे क्लास 10 के गणित में भी बहुत सारे परिमेय अपरिमेय वाले सवाल हैं, उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अभी हमारे चैनल पे देख रहे हैं इस क्लास को, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे भी परिमेय अपरिमेय का वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख लीजिए। और आपको अगर चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर किसी प्रकार कोई अगर डाउट रह गया है आपको तो कमेंट बॉक्स में उनको लिख कर ज़रूर भेजें, और जब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें आपके रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और इसे शेयर भी करें ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सकें। थैंक यू।